नमस्कार। आप सुन रहे हैं बोलती किताबें में धर्मवीर भारती का लिखा उपन्यास गुनाहों का देवता। अभी तक आपने सुना कि चंदर कैसे मिस डिक्रूज के यहाँ जाता है, वहाँ निबंध टाइप करवाता है और वहाँ उसकी दोस्ती मिस डिक्रूज से हो जाती है। फिर आपने सुना कि सुधा और गेसु कॉलेज में जाती हैं, वहाँ अपनी सहेलियों से मिलती हैं, बातचीत करती हैं, कुछ छेड़छाड़ होती हैं और फिर वो लोग क्लास में आती हैं। अब सुनते हैं आगे की कहानी। गृह विज्ञान का पीरियड था और मिस उमालकर पढ़ा रही थी। बीच की कतार की एक बेंच पर कामिनी, प्रभा, गेसु और सुधा बैठी थी। हिस्सा बांट अभी तक कायम था। अतः कामिनी के बगल में गेसु, गेसु के बगल में प्रभा और प्रभा के बाद बेंच के कोने पर सुधा बैठी थी। मिस उमालकर रोगियों के खान पान के बारे में समझा रही थी। मेज के बगल में खड़ी हुई, हाथ में एक किताब लिए हुए, उसी पर निगाह लगाए वह बोलती जा रही थी। शायद अंग्रेजी की किताब में जो कुछ लिखा हुआ था, उसी का हिंदी में अनुवाद करते वह बोलती जा रही थी। आलू एक नुकसानदेह तरकारी है। रोग की हालत में वह खुश्क होता है, नरम होता है और हजम मुश्किल से होता है। सहसा गेसु ने एकदम बीच से पूछा, गुरुजी, गांधी जी आलू खाते हैं या नहीं? सभी हंस पड़े। मिस उमालकर ने बहुत गुस्से से गेसु की ओर देखा और डांट कर कहा, गांधी से क्या मतलब? मैं दर्जे में राजनीतिक बहस नहीं चाहती। इस पर तो सभी लड़कियों की दबी हुई हंसी फूट पड़ी। मिस उमालकर छल्ला गईं और मेज पर किताब पटकते हुए बोली, साइलेंस। सभी चुप हो गए। उन्होंने फिर पढ़ाना शुरू किया। जिगर के रोगियों के लिए हरी तरकारियां बहुत फायदेमंद होती है। लौकी, पालक और हर किस्म के हरे साग तंदुरुस्ती के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। सहसा प्रभा ने कुहनी मारकर गेसु से कहा, ले, फिर क्या है? निकाल चने का हरा साग, खा खा कर मोटे हो मिस उमालकर के घंटे में। गेसु ने अपने कुर्ते की जेब से बहुत सा साग निकालकर कामनी और प्रभा को दिया। मिस उमालकर अब शक्कर के हानि लाभ बता रही थी। लंबे रोग के बाद रोगी को शक्कर कम देनी चाहिए। दूध या साबूदाने में तार की मिश्री मिला सकते हैं। दूध तो ग्लूकोज के साथ बहुत स्वादिष्ट लगता है। इतने में जब तक सुधा के पास साग पहुंचा कि फौरन मिस उमालकर ने देख लिया। वह समझ गई, यह शरारत गेसु की होगी। मिस गेसु, बीमारी की हालत में दूध किसके साथ स्वादिष्ट लगता है? इतने में सुधा के मुंह से निकला, साग काहे के साथ खाएं? और गेसु ने कहा, नमक के साथ। नमक के साथ? मिस उमालकर ने कहा, बीमारी में दूध नमक के साथ अच्छा लगता है? खड़ी हो, कहाँ था तुम्हारा ध्यान? गेसु सन। मिस उमालकर का चेहरा मारे गुस्से के लाल हो रहा था। क्या बात कर रही थी तुम और सुधा? गेसु सन। अच्छा, तुम लोग क्लास के बाहर जाओ और आज हम तुम्हारे गार्जियन को खत भेजेंगे। चलो, बाहर आओ। सुधा ने कुछ मुस्कुराते हुए प्रभा की ओर देखा और प्रभा हंसती। गेसु ने देखा कि मिस उमालकर का पारा और भी चढ़ने वाला है, तो चुपचाप किताब उठाकर चल दी। सुधा भी पीछे पीछे चल दी। कामनी ने कहा, खत वत भेजती रहना सुधा। और क्लास ठठाकर हंस पड़ी। मिस उमालकर गुस्से से नीली पड़ गई। क्लास अब खत्म होगी और रजिस्टर उठाकर चल दी। गेसु अभी अंदर ही थी कि वह बाहर चली गई और उनके जरा दूर पहुंचते ही गेसु ने बड़ी अदा से कहा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम। और सारी क्लास फिर हंसी से गूंज उठी। लड़कियां चिड़ियों की तरह फुर्र हो गईं। थोड़ी ही देर में सुधा और गेसु बैडमिंटन फील्ड के पास वाले छतनार पाकड़ के नीचे लेटी हुई थी। बड़ी खुशनुमा दोपहरी थी। खुशबू से लदे हल्के हल्के झोंके गेसु की ओढ़नी और गरारे की सिलवटों से आंख मिचोली खेल रहे थे। आसमान में कुछ हल्के रुपहले बादल उड़ रहे थे और जमीन पर बादलों की सांवली छायाएं दौड़ रही थीं।
घास के लंबे चौड़े मैदान पर बादलों की छायाओं का खेल बड़ा मासूम लग रहा था। जितनी दूर तक छां रहती थी, उतनी दूर तक घास का रंग गहरा काही हो जाता था और जहां-जहां बादलों से छनकर धूप बरसने लगती थी, वहां-वहां घास सुनहरे धानी रंग की हो जाती थी। दूर कहीं पर पानी बरसा था और बादल हल्के होकर खरगोश के मासूम स्वच्छंद बच्चों की तरह दौड़ रहे थे। सुधा आंखों पर फाइल की छां किए हुए बादलों की ओर एक टक देख रही थी। गेसु ने उसकी ओर करवट बदली, एक लंबी सी सांस भरकर बोली, बादशाहों की मुअत्तर ख्वाबगाहों में कहाँ, वह मजा जो भीगी भीगी घास पर सोने में है, मुतईन बेफिक्री लोगों की हंसी में भी जहां, लुफ्त तो एक दूसरे को देखकर रोने में है। सुधा ने बादलों से अपनी निगाह नहीं हटाई, बस एक करुण सर्प नीली मुस्कुराहट बिखेर कर रह गई। क्या देख रही है सुधा? गेसु ने पूछा। बादलों को देख रही हूँ। सुधा ने बेहोश आवाज में जवाब दिया। गेसु उठी और सुधा की छाती पर सिर रखकर बोली, कैफ बरदोस, बादलों को न देख, बेखबर तू न कुचल जाए कहीं। और सुधा के गाल पर जोर की चुटकी काट ली। हाय रे! सुधा ने चीख कर कहा और उठ बैठी। वाह वाह, कितना अच्छा शेर है। किसका है? पता नहीं किसका है, गेसु बोली। लेकिन बहुत सच है सुधी। आसमां के बादलों के दामन में अपने ख्वाब टांक लेना और उनके सहारे जिंदगी बसर करने का ख्याल है तो बड़ा नाजुक, मगर रानी बड़ा खतरनाक भी है। आदमी बड़े ठोकरे खाता है। इससे तो अच्छा है कि आदमी को नाजुक ख्याली से साबिका ही न पड़े। खाते पीते, हंसते बोलते आदमी की जिंदगी कट जाए। सुधा ने अपना आंचल ठीक किया और लटों में घास के तिनके निकालते हुए कहा, गेसु, अगर हम लोगों को भी शादी ब्याह के झंझट में न फंसना पड़े और इसी तरह दिन कटते जाएं, तो कितना मजा आए। हंसते बोलते, पढ़ते लिखते, घास में लेटकर बादलों से प्यार करते हुए कितना अच्छा लगता है। लेकिन हम लड़कियों की जिंदगी भी क्या। मैं तो सोचती हूँ गेसु, कभी ब्याह ही न करूं। हमारे पापा का कौन ध्यान रखेगा। गेसु थोड़ी देर तक सुधा की आंखों में आंखें डालकर शरारत भरी निगाहों से देखती रही और मुस्कुराकर बोली, अरे अब ऐसी भोली नहीं हो रानी तुम। ये सबाब, ये उठान और ब्याह नहीं करेंगे, जोगन बनेंगी। अच्छा, चल हट बेशरम कहीं की। खुद ब्याह करने की ठान चुकी है तो दुनिया भर को क्यों तोहमत लगाती है। मैं तो ठान ही चुकी हूँ। मेरा क्या, फिक्र तो तुम लोगों की है। अच्छा अच्छा, गेसु की ओढ़नी खींचकर सिर के नीचे रखकर सुधा ने कहा, क्या हाल है तेरे अख्तर मियाँ का? मंगनी कब होगी तेरी? मंगनी क्या, किसी भी दिन हो जाए। बस फूफी जान के यहाँ आने भर की कसर है। वैसे अम्मी तो फूल की बात उनसे चला रही थी, पर उन्होंने मेरे लिए इरादा जाहिर किया। बड़े अच्छे हैं, आते हैं तो घर भर में रोशनी छा जाती है। गेसु ने बहुत भोलेपन से गोद में सुधा का हाथ रखकर उसकी उंगलियां चिटकाते हुए कहा, वे तो तेरे चाचाजाद भाई है ना? तुझसे तो पहले उनसे बोलचाल रही होगी। सुधा ने पूछा। हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह से। मौलवी साहब हम लोगों को साथ साथ पढ़ाते थे और जब हम दोनों सबक भूल जाते थे तो एक दूसरे का कान पकड़कर साथ साथ उठते बैठते थे। गेसु कुछ झेपते हुए बोली। सुधा हंस पड़ी। वाह रे, प्रेम की इतनी विचित्र शुरुआत मैंने कहीं नहीं सुनी। तब तक तुम लोग एक दूसरे का कान पकड़ने के लिए अपने अपने सबक भूल जाते होगे। नहीं जी, एक बार फिर पकड़कर कौन सबक भूलता है। और एक बार सबक याद होने के बाद जानती हो इश्क में क्या होता है। मत कबे इश्क में एक ढंग निराला देखा,
उसको छुट्टी न मिली, जिसको सबक याद हुआ। खैर, यह सब जाने दे सुधा। अब तू कब ब्याह करेगी? जल्दी ही करूंगी, सुधा बोली। किससे? तुझसे। और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। बादल हट गए थे और पाकड़ की छां को चीरते हुए एक सुनहली रोशनी का तार झिलमिला उठा। हंसते वक्त गेसू के कान के टॉप चमक उठे और सुधा का ध्यान उधर खिंच गया। ये कब बनवाया तूने? बनवाया नहीं तो उन्होंने दिए होंगे। क्यों? गेसू ने शर्माकर सिर हिला दिया। सुधा ने उठकर हाथ से छूते हुए कहा, कितने सुंदर कमल हैं। वाह! क्यों गेसू, तूने सचमुच के कमल देखे हैं? ना, मैंने देखे हैं। कहाँ? असल में 5-6 साल पहले तक तो मैं गांव में ही रहती थी ना। ऊंचाहार के पास एक गांव में मेरी बुआ रहती है। बचपन से मैं उन्हीं के पास रहती थी। पढ़ाई की शुरुआत मैंने वहाँ की और 7वीं तक वहीं पढ़ी। तो वहाँ मेरे स्कूल के पीछे पोखरे में बहुत से कमल थे। रोज शाम को मैं भाग जाती थी और तालाब में घुसकर कमल तोड़ती और घर से बुआ एक लंबा सा सोंठा लेकर गालियां देती हुई आती थी मुझे पकड़ने के लिए। जहां वह किनारे पहुंचती तो मैं कहती, अभी डूब जाएंगे बुआ, अभी डूबे। तो बहुत रबड़ी मलाई की लालच देकर वह मिन्नत करती, निकल आओ। मैं तो ना निकलती थी। तुमने तो देखा भी नहीं होगा हमारी बुआ को। ना, तूने तो दिखाया ही नहीं। इधर बहुत दिनों से नहीं आई वह। आएंगी तो दिखाऊंगी तुझे। और उनकी एक लड़की है, बहुत प्यारी है, बहुत मजे की है। उसे देखकर तो तुम उसे बहुत प्यार करोगी। वे तो अब यहाँ आने वाली है, अब यहीं पढ़ेगी। किस दर्जे में पढ़ती है? प्राइवेट विदूषी में बैठेगी इस साल। खूब गोल मटोल और हंसमुख है, सुधा बोली। इतने में घंटा बोला और गेसू ने सुधा के पैर के नीचे दबी हुई अपनी ओढ़नी खींची। अरे, अब आखिरी घंटे में जाकर क्या पढ़ोगी? हाजिरी कट गई होगी। अब बैठो यहाँ बातचीत करें, आराम करें। सुधा ने अलसाए स्वर में कहा और खड़ी होकर एक मदमाती हुई अंगड़ाई ली। गेसू ने हाथ पकड़कर उसे बिठा लिया और बड़ी गंभीरता से कहा, देखो, ऐसी अरसोही अंगड़ाई न लिया करो। इसे लोग समझ जाते हैं कि अब बचपन करवट बदल रहा है। धत, बेहद झेप कर और फाइल में मुंह छिपाकर सुधा बोली, लो, तुम मजाक समझती हो? एक शायर ने तुम्हारी अंगड़ाई के लिए कहा है, ये कौन ले रहा है अंगड़ाई, आसमानों को नींद आती है। वाह! सुधा बोली, अच्छा गेसु, आज बहुत से शेर सुनाओ। सुनो। एक हृदय तीरगी है और खाबे कायनात, डूब जाते हैं तारे, भीग जाती है रात। पहली लाइन के क्या मतलब हैं? सुधा ने पूछा। हृदय तीरगी के माने हैं अंधेरे की चादर और खाबे कायनात के माने हैं जिंदगी का सपना। अब फिर सुनो शेर। एक हृदय तीरगी है और खाबे कायनात, डूब जाते हैं तारे, भीग जाती है रात। वाह! कितना अच्छा है। अंधकार की चादर है जीवन का स्वप्न, तारे डूबते हैं, रात भीगती जाती है। गेसु, उर्दू की शायरी बहुत अच्छी है, तो खुद उर्दू क्यों नहीं पढ़ लेती? गेसु ने कहा, चाहती तो बहुत हूँ, पर निभ नहीं पाता। किसी दिन शाम को आओ सुधा, तो अम्मी जान से तुम्हें शेर सुनवाएं। या ले, तेरी मोटर तो आ गई। सुधा उठी, अपनी फाइल उठाई। गेसु ने अपनी ओढ़नी झाड़ी और आगे चली। पास आकर उचक कर उसने प्रिंसिपल का रूम देखा। वह खाली था। उसने दाई को खबर दी और मोटर पर बैठ गई। गेसु बाहर खड़ी थी। चल तू भी ना। नहीं, मैं गाड़ी पर चली जाऊंगी। अरे चलो, गाड़ी 4:30 बजे आएगी, अभी घंटा भर है। घर पर चाय पियेंगे, फिर मोटर पहुंचा देगी। जब तक पापा नहीं है, तब तक जितना चाहो कार खींचो। गेसु आ बैठी और कार चल दी।
दूसरे दिन जब चंदर डॉक्टर शुक्ला के यहाँ निबंध की प्रतिलिपि लेकर पहुंचा तो 8 बज चुके थे। 7 बजे तो चंदर की नींद ही खुली थी और वह जल्दी से नहा धोकर साइकिल दौड़ाता हुआ भागा था कि कहीं भाषण की प्रतिलिपि पहुंचने में देर न हो जाए। जब वह बंगले पर पहुंचा तो धूप फैल चुकी थी। अब धूप भली नहीं मालूम देती थी। धूप की तेजी बर्दाश्त के बाहर होने लगी थी। लेकिन सुधा नील कांटे के ऊंचे ऊंचे झाड़ों की छांव में एक छोटी सी कुर्सी डाले बैठी थी। बगल में एक छोटी सी मेज थी जिस पर कोई किताब खुली रखी हुई थी। हाथ में क्रोशिया थी और उंगलियां एक नाजुक तेजी से डोरे से उलझ सुलझ रही थी। हल्के बादामी रंग के इकलाई की लहराती हुई धोती, नारंगी और काली तिरछी धारियों का कलफ किया हुआ चुस्त ब्लाउज और कंधे पर उभरा एक उसका पफ ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां पर कोई रंगीन तितली आकर बैठी हुई हो और सिर्फ एक पंखा उठा हो। अभी अभी शायद नहा कर उठी थी क्योंकि शरद की खुशनुमा धूप की तरह हल्के सुनहले बाल पीठ पर लहरा रहे थे। नील कांटे की टहनियां उनको सुनहली लहरें समझकर अटखेलियां कर रही थी। चंदर की साइकिल जब अंदर दिख पड़ी तो सुधा ने उधर देखा लेकिन कुछ भी न कहकर फिर अपनी क्रोशिया बुनने में लग गई। चंदर सीधा पोर्टिको में गया और अपनी साइकिल रखकर भीतर चला गया डॉक्टर शुक्ला के पास। स्टडी रूम में बैठक में सोने के कमरे में कहीं भी डॉक्टर शुक्ला नजर नहीं आए। हार कर वह बाहर आया तो देखा मोटर अभी गैरेज में है। तो वे कहाँ जा सकते थे। और सुधा को तो देखिए क्या अकड़ी हुई है आज, जैसे चंदर को जानती ही नहीं। चंदर सुधा के पास गया। सुधा का मुंह और भी लटक गया। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? चंदर ने पूछा। हमें क्या मालूम? सुधा ने क्रोशिया पर से बिना निगाह उठाए जवाब दिया। तो किसे मालूम होगा? चंदर ने डांटते हुए कहा। हर वक्त मजाक हमें अच्छा नहीं लगता। काम की बात का उसी तरह जवाब देना चाहिए। उनके निबंध की लिपि देनी है या नहीं? हाँ हाँ देनी है। तो मैं क्या करूं? नहा रहे होंगे। अभी कोई ये तो नहीं है कि कहीं तुम निबंध की लिपि लाए हो तो कोई नहाए धोए ना, बस सुबह से बैठा रहे कि अब निबंध आ रहा है, अब आ रहा है। सुधा ने मुंह बनाकर आंखें नचाते हुए कहा। तो सीधे क्यों नहीं कहती कि नहा रहे हैं? चंदर ने सुधा के गुस्से पर हंसकर कहा। चंदर की हंसी पर तो सुधा का मिजाज और भी बिगड़ गया और अपनी क्रोशिया उठाकर किताब बगल में दबाकर वह उठकर अंदर चल दी। उसके उठते ही चंदर आराम से उसी कुर्सी पर बैठ गया और मेज पर टांग फैलाकर बोला, आज मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा है। खबरदार कोई बोलना मत। सुधा जाते जाते मुड़कर खड़ी हो गई। हमने कह दिया चंदर, एक बार की हमें ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। जब देखो तुम चिढ़ाते रहते हो। सुधा ने गुस्से से कहा। नहीं, चिढ़ाएंगे नहीं तो पूजा करेंगे। तुम अपने मौके पर जैसे छोड़ देती हो। चंदन ने उसी लापरवाही से कहा। सुधा नहीं गई, वहीं घास पर बैठ गई और किताब खोलकर पढ़ने लगी। जब 5 मिनट तक वह कुछ नहीं बोली तो चंदन ने सोचा कि आज बात कुछ गंभीर है। सुधा, उसने बड़ी दुलार से पुकारा। सुधा। सुधा ने कुछ नहीं कहा मगर दो बड़े बड़े आंसू टप से नीचे किताब पर गिर गए। अरे क्या बात है सुधा, नहीं बताओगी? कुछ नहीं, बता दो, तुम्हें हमारी कसम है। कल शाम को तुम आए नहीं। सुधा रोनी आवाज में बोली। बस इसी बात पर इतनी नाराज हो? पागल। हाँ, इसी बात पर इतनी नाराज हूं। तुम आओ चाहे 1000 बार ना आओ, इस पर हम क्यों नाराज होंगे? बड़े कहीं के आए, नहीं आएंगे तो जैसे हमारा घर बार नहीं है। अपने को तो जाने क्या समझ लिया है। सुधा ने चिढ़कर जवाब दिया। अरे तुम ही तो कह रही थी भाई। चंदर ने हंसकर कहा। तो बात पूरी भी तो सुनो। शाम को गेसू का नौकर आया था। उसके छोटे भाई हसरत के
सालगिरह थी। सुबह कुरान खानी होने वाली थी और उसकी माँ ने बुलाया था। तो गई क्यों नहीं? गई क्यों नहीं? किससे पूछ कर जाती? आप तो इस वक्त आ रहे हैं, जब सब खत्म हो गया। सुधा बोली। तो पापा से पूछकर चली जाती, चंदर ने समझा कर कहा। और फिर गेसु के यहाँ तो यूं अक्सर जाती हो तुम। तो आज तो डांस भी करने के लिए कहा था उसने। फिर बाद में तुम कहते, सुधा, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, और बैठ के उपदेश पिलाते और नाराज होते। बिना तुमसे पूछे हम कहीं सिनेमा, पिकनिक, जलसों में गए हैं कभी? और फिर आंसू टपक पड़े। पगली कहीं की, इतनी सी बात पर रोना क्या? किसी के हाथ कुछ उपहार भेज दो और फिर किसी मौके पर चली जाना। हाँ, चली जाना। तुम्हें कहते क्या लगता है? गेसु ने कितना बुरा माना होगा। सुधा ने बिगड़ते हुए कहा, इम्तिहान आ रहा है। फिर कब जाएंगे? कब है इम्तिहान तुम्हारा? चाहे जब हो। मुझे पढ़ाने के लिए कहा किसी से? अरे भूल गए। अच्छा, आज देखो कहेंगे। कहेंगे कहेंगे नहीं। आज दोपहर को आप बुला लाइए, वरना हम सब किताबों में आग लगा दिए देते हैं। आग, समझे कि नहीं? अच्छा अच्छा, आज दोपहर को बुला लाएंगे। ठीक है। अच्छा, याद आया, बिसरिया से कहूंगा तुम्हें पढ़ाने के लिए। उसे रुपयों की जरूरत भी है। चंदर ने छुटकारे का कोई रास्ता ना पाकर कहा, आज दोपहर को जरूर से। सुधा ने फिर आंखें नचाकर कहा, लो पापा आ गए नहाकर, जाओ। चंदर उठा और चल दिया। सुधा उठी और अंदर चली गई। डॉक्टर शुक्ला हल्के सांवले रंग के, जरा स्थूलकाय से थे। बहुत गंभीर अध्ययन और अध्यापन, और उम्र के साथ साथ ही उनकी नम्रता और भी बढ़ती जा रही थी। लोगों से वे मिलते जुलते कम थे। व्यक्तिगत दोस्ती उनकी किसी से नहीं थी, लेकिन उत्तर भारत के प्रमुख विद्वान होने के नाते कॉन्फ्रेंसों में, मौखिक परीक्षाओं में, सरकारी कमेटियों में वे बराबर बुलाए जाते थे और इसमें प्रमुख दिलचस्पी से हिस्सा लेते थे। ऐसी जगहों में चंदर अक्सर उनका प्रमुख सहायक रहता था और इस नाते चंदर भी प्रांत के बड़े-बड़े लोगों से परिचित हो गया था। जब वह एमए पास हुआ था, तब से फाइनेंस विभाग में उसे कई बार ऊंचे-ऊंचे पदों का ऑफर आ चुका था। लेकिन डॉक्टर शुक्ला इसके खिलाफ थे। वे चाहते थे कि पहले वह रिसर्च पूरी कर ले। संभव हो तो विदेशों आए, तब चाहे कुछ काम करे। अपने व्यक्तिगत जीवन में डॉक्टर शुक्ला अंतर विरोधियों के व्यक्ति थे। पार्टियों में मुसलमानों और ईसाइयों के साथ उन्हें खाने में कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन कच्चा खाना वे चौक में आसन पर बैठकर रेशमी धोती पहनकर खाते थे। सरकार को उन्होंने सलाह दी कि साधु और सन्यासियों को जबरदस्ती काम में लगाया जाए और मंदिरों की जायदादें जब्त कर ली जाएं, लेकिन सुबह घंटे भर तक पूजा जरूर करते। पूजा पाठ, खान पान, जात पात के पक्के हामी। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में कभी यह नहीं जाना कि उनका उनका कौन शिष्य ब्राह्मण है, कौन बनिया, कौन खत्री, कौन कायस्थ। नहाकर वे आ रहे थे और दुर्गा सप्तशती का कोई श्लोक गुनगुना रहे थे। कपूर को देखा तो रुक गए और बोले, हेलो, हो गया वह टाइप? जी हाँ। कहाँ कराया टाइप? मिस डिक्रूज के यहाँ। अच्छा, वो लड़की अच्छी है। अब तो बहुत बड़ी हुई होगी। अभी शादी नहीं हुई? मैंने तो सोचा था वह मिले या ना मिले। अरे वह यही है। शादी हुई, फिर तलाक हो गया। अरे, तो अकेले रहती होगी? नहीं, अपने भाई के साथ रहती है, बर्टी के साथ। अच्छा, और बर्टी की पत्नी अच्छी तरह से है? वह मर गई। राम राम, तब तो घर ही बदल गया होगा। पापा पूजा के लिए सब बिछा दिया है। सहसा सुधा बोली। अच्छा बेटी। अच्छा चंदर, मैं पूजा कर कर जल्दी आता हूँ। तुम चाय पी चुके? जी हाँ।
अच्छा, तो मेरी मेज पर एक चार्ट है, जरा इसको ठीक से कर दो तब तक, मैं अभी आया। अंदर स्टडी रूम में गया और मेज पर बैठ गया। कोट उतारकर उसने खूंटी पर टांग दिया और नक्शा देखने लगा। पास में एक छोटी सी चीनी की प्याली में चाइना इंक रखी थी और मेज पर पानी। उसमें से 2 बूंद पानी डालकर चाइना इंक घिसनी शुरू की। इतने में सुधा कमरे में दाखिल। ए सुनो, उसने चारों ओर देखकर बड़े सशंकित स्वरों में कहा और फिर झुककर चंदर के कान के पास मुंह लगाकर कहा, चावल की नान खटाई खाओगे? ये क्या भला है? चंदर ने इंक घिसते हुए पूछा। बड़ी अच्छी चीज होती है, पापा को बहुत अच्छी लगती है। आज हमने सुबह अपने हाथों से बनाई थी। ए खाओगे? सुधा ने बड़े दुलार से पूछा। ले आओ, चंदर ने कहा। ले आए हम। लो। और सुधा ने अपने आंचल में लिपटी हुई 2 नान खटाई निकालकर मेज पर रख दी। अरे, तस्तरी में क्यों नहीं लाई? सब धोती में घी लग गया। इतनी बड़ी हो गई हो, शऊर नहीं जरा। चंदर ने बिगड़ कर कहा। छिपा करके लाए हैं। फिर ये सकरी होती है कि नहीं? चौके से बाहर कैसे लाते? तुम्हारे लिए तो लाए हैं और तुम ही बिगड़ रहे हो। अंधे को नौंद दो, अंधा कहे मेरी आंखें फोड़ी। सुधा ने मुंह बनाकर कहा, खाना है कि नहीं? हाथ में तो हमारी स्याही लगी है, चंदर ने बोला। हम अपने हाथ से नहीं खिलाएंगे, हमारा हाथ जूठा हो जाएगा। और राम राम, पता नहीं तुम रेस्तरां में मुसलमान के हाथ का खाते होगे। थू थू। चंदर हंस पड़ा सुधा की इस बात पर और उसने पानी में हाथ डुबोकर बिना पूछे सुधा के आंचल में हाथ पोंछ दिए और बेतकल्लुफी से नान खटाई उठाकर खाने लगा। बस, अब धोती का किनारा रंग दिया और यही पहनना है हमें दिन भर। सुधा ने बिगड़कर कहा। खुद नान खटाई छिपा कर लाई और घी लग गया तो कुछ नहीं, और हमने स्याही पोंछ दी तो मुंह बिगड़ गया। चंदर ने मैंग पिन पेन में इंक लगाते हुए कहा। हाँ, अभी पापा देखें और बिगड़े की धोती में घी स्याही सब लगाए रहती है तो तुम्हें क्या? और उसने स्याही लगा हुआ छोर कसकर कमर में खोस लिया। छी, वही घी में तर छोर कमर में खोस लिया, गंदी कहीं की। चंदर ने चाट की लाइनें ठीक करते हुए कहा। गंदी है तो तुमसे मतलब? और मुंह चिढ़ाते हुए सुधा कमरे से बाहर चली गई। आज की कहानी यहीं तक। शेष कहानी सुनिए अगले अंक में। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए बोलती किताबें। नमस्कार।